हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जैसा आप लोगों की डिमांड पे बहुत समय के बाद ऑनलाइन मैं एक बार पुनः आ गया हूँ। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के मैं जो है सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। उसमें हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में किस प्रकार से पढ़ा था कि महात्मा गांधी का जन्म कैसे हुआ और क्या कैसे सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि किस तरीके से 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो बच्चों, आपसे एक ही निवेदन है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। तो जैसा कि हेडिंग में आप देख ही रहे हैं कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन। तो ये जो भारत में सत्याग्रह आंदोलन है, इसके बारे में आप मोटा मोटा पहले ये समझ लीजिए कि भारत में कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन और कब कब चलाए गए। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है 1917 का है। इसके बाद आपका है अहमदाबाद मील आंदोलन, ये 1918 का है। और इसके बाद आपका है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, ये 1918 का है। अच्छा, दोनों में अंतर यही है कि ये अहमदाबाद का जो है ये फरवरी में 1918 का है और खेड़ा का जो है ये मार्च में 1918 का है। बस इतना सा अंतर है। अच्छा, हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ताकि कोई भी सवाल हमसे छूटे ना। तो हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए कि भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चंपारण आएगा, फिर अहमदाबाद आएगा, फिर आपका खेड़ा आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो हम लोग और आगे बढ़े भाई, चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है ये 1917 का है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे चंपारण को समझने पे आ जाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके पहले की एक थोड़ा सा कहानी है और उस कहानी को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम इस आंदोलन को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। कहानी क्या है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अच्छा, ये है क्या, इसको समझ लीजिए। आपको पता है कि भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया। तो भारतीयों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये जो अंग्रेज़ हैं ना, ये हमको किस तरीके से गुलाम बना के रखे हैं। तो इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए, इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए यानी कि भारत के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया इनके विरुद्ध। और ये जो आंदोलन किया गया ये एक संस्था के माध्यम से किया गया। उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, आपको पता है कि बम्बई में किस प्रकार से गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। और कहा जाता है कि 1885 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हो गई तो यही संस्था क्या कर रही है कि भारत में भारतीयों की मदद से अंग्रेज़ों को यानी कि भारत से बाहर अर्थात भारत से भगाने का कार्य कर रही है। तो होता क्या था कि इस संस्था का यानी कि कांग्रेस का हर साल एक बैठक होती थी, जिस बैठक को हम लोग अधिवेशन कह रहे हैं। तो इस साल भी जैसे हर साल होती थी वैसे इस साल भी 1916 में लखनऊ में ये बैठक हो रही है और इसलिए इसको कहा जा रहा है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो उस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है। अभी तक इसके पहले महात्मा गांधी किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन ये एकमात्र पहला ऐसा अधिवेशन है जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग ले रहे हैं अर्थात शामिल हो रहे हैं। और कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी इस अधिवेशन में शामिल हुए तो उसी समय महात्मा गांधी से मिलने दो व्यक्ति, एक का नाम है राजकुमार शुक्ल और दूसरे व्यक्ति का नाम है संत राउत, ने मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। अच्छा, इनकी समस्या क्या थी भाई? इनकी समस्या ये थी कि बिहार का जो क्षेत्र था, इन्होंने महात्मा गांधी से बताया कि बिहार का जो क्षेत्र था वो नील की कृषि और धान की कृषि के लिए अच्छा है। यहाँ नील की भी कृषि अच्छी होती है और धान की भी
कृषि अच्छी होती है। नील का मतलब जिससे आप कपड़े को कलर करते हैं वही नील, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बताई कि भाई यहाँ पे नील की कृषि अच्छी होती थी और धान की भी कृषि अच्छी होती थी। तो ये बात देखिए किस प्रकार से इन्होंने बताया कि बिहार का जो क्षेत्र है वो नील की कृषि के लिए अच्छा है और धान की कृषि के लिए भी अच्छा है, ठीक है। परंतु समस्या ये थी कि यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली लागू है, अर्थात 20 काठी का 1 बीघा होता था, जिसमें 3 काठी पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये बात इन्होंने महात्मा गांधी से बताई, ठीक है। इसको हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आप देख ही रहे हैं, ये पूरा 1 बीघा खेत है। देखिए 20 काठी बराबर 1 बीघा। तो होता क्या था, आज जैसे 1 बिस्वा होता है वैसे 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, वैसे उस समय 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था, ठीक। तो काठी को आप बिस्वा कह लें, बात एक ही है। तो होता क्या था, एक यानी कि 1 बीघे में 20 काठी होती थी, यानी कि 1 बीघे में 20 बिस्वा। तो कुल मिला के 17 काठी या 17 बिस्वा पर आप कोई भी खेती कर सकते थे। लेकिन ये जो 3 काठी है ना, इस 3 काठी पर आपको मजबूरन नील की खेती करना अनिवार्य था। तो वहाँ पे यही समस्या थी। और कहा जाता है कि जो नील की खेती है ये ददनी प्रथा के तहत होती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ददनी प्रथा का मतलब ये है कि जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पहले ही किसानों को पैसा दे देते थे एडवांस में, और वही पैसा लेकर के भारतीय किसान कृषि करते थे, अर्थात नील की खेती करते थे। और उसके बाद नील की खेती करने के बाद वो जो किसान हैं वो नील को किसी अन्य व्यापारी को या अन्य व्यक्ति को ना बेच करके वो किसको बेचते थे, मजबूरी बस उसी अंग्रेज़ को बेचते थे जिसने इनको एडवांस पैसा दिया है। तो ये देखिए आप लिखा भी है कि नील की खेती ददनी प्रथा के तहत होती थी, अर्थात अंग्रेज़ ज़बरदस्ती यहाँ के किसानों को अग्रिम धनराशि यानी कि एडवांस पैसा अग्रिम धनराशि देकर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। क्योंकि यहाँ के किसान नील की खेती न करके धान की खेती करना चाहते थे, परंतु 3 कठिया प्रणाली की वजह से वो किसान मजबूर थे। तो ये समस्या थी। तो गांधी जी ने सुनने के बाद समझा, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तो उसी समय जर्मनी ने क्या किया कि एक कृत्रिम नील की खोज कर ली, और जब कृत्रिम नील खोज ली गई तो ये जो प्राकृतिक नील थी इसकी मांग कम हो गई, और जब मांग कम हो गई तो ये जो नील की खेती है किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया। इसलिए किसान चाहते थे कि हम नील की खेती ना करें, उसकी जगह पे किसी अन्य चीज़ की खेती करें। तो देखिए लिखा भी, उसी समय जर्मनी के द्वारा कृत्रिम नील की खोज कर ली गई, तो नील उत्पादन अब किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया, ठीक। जब ये हो गया, फ़ायदे का सौदा नहीं रहा, तो कहा जाता है कि किसान तो खेती करना नहीं चाहते थे, परंतु अंग्रेज़ तथा जमींदार नील की कृषि से छुटकारा पाने के लिए किसानों से बहुत ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे थे। मतलब अंग्रेज़ों का कहना यह था कि ठीक है आप नील की खेती नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इससे मुक्ति तब मिलेगी जब आप हमको यानी कि ढेर सारा पैसा एक ही बार में देंगे, तब आप नील की खेती नहीं कर सकते। लेकिन अब चूँकि किसान यहाँ के बहुत गरीब थे और उनके पास इतना पैसा था नहीं, इसलिए बेचारे मजबूर थे, और कहा जाता है कि मजबूर थे और यही उनकी मेन समस्या थी। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए राजकुमार शुक्ल तथा संत राउत के कहने पर गांधी जी 10 अप्रैल 1916 को संत राउत के गांव अमारोला पहुँचे, ठीक है। तो अमारोला गए गांधी जी, और जब वहाँ पे गए तो कहा जाता है वहीं पर महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए, और देखते ही देखते वहाँ पर बड़े बड़े नेता जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, अगले जो नेता हैं उनका नाम है JB कृपलानी, नरहर पारिख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हो गए। और जैसे ये बड़े बड़े नेता शामिल हुए तो कहा जाता है इनको देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। देखिए लिखा हुआ है, जैसे ही बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल हुए तो आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं, आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। तब मजबूर होकर के बिहार के डिप्टी कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया और बातचीत की तथा समस्या की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि देखिए महात्मा गांधी आप परेशान मत होइए, ये जो समस्या है हम इसकी जांच करवा ले रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो जांच करवाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम है पारेन एग्रियन कमेटी का गठन किया, ठीक है। इस कमेटी ने क्या किया भाई, जब कमेटी बन गई तो कमेटी ने जाँच करना शुरू की। तो इस कमेटी ने जाँच करके अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि वास्तविकता तो ये है कि नील की खेती
की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको अब बंद कर दिया जाए। और जब ऐसा आदेश दे दिया तो कहा जाता है कि वहाँ के किसान अब मुक्त हो गए नील की खेती करने से, अर्थात ये आंदोलन सफल रहा। तो देखिए लिखा भी, इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सफल रहा। आप देख ही रहे हैं। और जब सफल हो गया तो यानी कि यहाँ के किसान बहुत खुश हुए। तो कहा जाता है उसी क्रम में जिससे खुश होकर के रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।